साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला सिंगल नाइट में इसे माना जा रहा है। आपके सामने ये जो तस्वीरें प्ले हो रही हैं, वीडियो जो चल रही हैं, इन सब के अंदर वो हमले की वजह से आई हुई तस्वीरें, तेज सायरन और बम्बार्डमेंट की तस्वीरें विजिबल हैं। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से वर्तमान में सायरन पूरी तरह से रात भर गूंजा और गूंजने के बाद में ये मतलब ब्लास्ट की तस्वीरें कैमरों में कैप्चर हुई हैं। जहां तहां दूर दराज तक आग ही आग की लपटें, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से टूटे हुए घर, बिलखते हुए लोग, ये सब कल रात को यूक्रेन ने देखा। कल रात को यूक्रेन ने देखा। आज हम आपके सामने इस खबर को कवर कर रहे हैं। इस खबर के अंदर यह बताने का प्रयास है कि किस तरह रूस ने यूक्रेन से जो कहा था वो कर दिया है, यानी यूक्रेन से बदला लेने का कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट पूरा कर दिया है। अब ये बदला तो लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सर 1 तारीख को हमला हुआ था, उसका रिवेंज इतना दिन बाद पुतिन लिए हैं क्या? नहीं, ये बदला रुक ही नहीं रहा है और हर बार जो हमला हो रहा है वो पिछले वाले से बड़ा हो रहा है। बोले मतलब ये कि रशिया ने ट्रंप को जब फोन पर यह कहा था कि मैं बदला लूंगा, और हमने इस बारे में आपको सेशन में जानकारी भी दी थी। 4 तारीख के दिन ट्रंप ने खुद ने आकर के सोशल मीडिया पर एक जानकारी साझा की थी और कहा था कि मेरी प्रेसिडेंट ट्रंप से, पुतिन से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो अभी जो उन पर हमला हुआ है उसका बदला लेंगे। तो ये जो बातचीत इन दोनों के बीच हुई थी, जिसकी जानकारी 4 तारीख को लोगों को पता चली थी, उसके बाद हमला हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ। अगले ही दिन हो गया था, 5 तारीख के दिन हमला हुआ था और उसे भी एक बड़ा हमला कंसीडर किया गया था। अब उस बड़े से भी और बड़ा हमला कल रात यानी कि 9 तारीख को हो गया है। आप आज की खबरों में उसे जोड़ करके सुन सकते हैं। इस वजह से आज का यह सेशन आपके सामने है। हर दिन रूस यूक्रेन पर एक लेवल अप करके हमले करते चले जा रहा है। तो आज के सेशन में हम क्या जिक्र करने वाले हैं, एक एक करके मैं सारी चीजों को हल्का ब्रीफ में पहले बता देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। नंबर 1, यूक्रेन पर हमला हुआ जो अब तक का सबसे बड़ा हमला माना गया। नंबर 2, अमेरिका की प्रतिक्रिया जिसमें ट्रंप ने कहा तुम लड़ ही लो। नंबर 3, पोलैंड के अंदर बढ़ती चिंता जिसमें पोलैंड कह रहा है कि बेहतर है कि अब हम अपने आप को बचाना शुरू करें क्योंकि रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन को ही टारगेट बना लिया है। इसके चलते पोलैंड ने अपने देश से फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाकर अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए रिहर्सल करना शुरू कर दिया। नंबर 4, नाटो के द्वारा रूस को दी गई धमकी और नाटो का वो कौन सा देश जिसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की सताई कि अब हम पर हमला हो सकता है। और चर्चा है आज के सेशन में, रूस ने यूक्रेन के किस शहर पर कर लिया है कब्जा, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। यूक्रेन को समझ में आ चुका है कि हमारा एक शहर इनके कंट्रोल में जा चुका है। यूक्रेन के अंदर चर्चा है कि सन 2026 तक यूक्रेन के लगभग आधे हिस्से पर रूस कब्जा कर लेगा और 2029 में नाटो के किसी और देश को निशाना बनाएगा। ये सारी बातें आज के सेशंस में, और सबसे लास्ट में वो अपडेट जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के सैनिकों को अदला बदली करना शुरू कर दिया है। तो सारी बातों को कवर करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन सबसे पहले हेडिंग्स को देखते हुए एक खास जानकारी ये कि यदि आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मेरे साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध है। जाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध है। बेहतरीन वीडियोस कुछ इसी तरह से डाले हुए, आप उन्हें जाकर एक्सेस करें। जो पढ़ाया गया है उस कंटेंट को अपने घर पर मंगा सकते हैं हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में। साथ ही साथ अगर आप RAS के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं आप उन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए साथियों, तो बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हुआ। शुरुआत है रूस यूक्रेन के बीच में हुए 479 ड्रोन के हमले की, जिसमें यूक्रेन के डिफेंस ने लगभग 277 ड्रोन्स और 19 मिसाइलों को मार गिराया, यानी न्यूट्रलाइज कर दिया। रूस ने अपने दावे किए, यूक्रेन ने अपने दावे किए। तस्वीर स्वतः बयान कर रही है कि यूक्रेन पर काफी सारे हमले हुए हैं। यूक्रेन खुद कह रहा है कि रशिया ने हम पर 479 ड्रोन दागे थे, जो कि बिगेस्ट ओवरनाइट ड्रोन बॉम्बार्डमेंट है जब से इन दोनों के बीच में यह वॉर शुरू हुआ है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आप इस मैप को समझ पाएंगे। तो यहां पर देखने वाली बात कुछ इस तरह से है। क्या है ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, क्रीमिया। अब ये तो पूरी तरह से कब्जे में आ चुका है रूस के। क्रीमिया के क्षेत्र में ही कर्च वाला, अपन ने ब्रिज वाला मामला सुना था। ये लोहांस्क डोनास्क वाला जो क्षेत्र है, इस पर ये लगभग पूरा कब्जा कर चुके हैं।
अब इस क्षेत्र से निकल करके इन क्षेत्रों पर अटैक हो रहे हैं। ये पूरा पूरा यूक्रेन अगर मैप पर थोड़ा सा भी आपको विजिबल हो रहा हो, क्योंकि आउटलाइंस थोड़ी लाइट हैं, तो ऐसे में अगर ये यूक्रेन आपको विजिबल हो रहा हो तो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यूक्रेन में लगभग उस पूरे क्षेत्र को जिसको सुरक्षित माना जाता था, उसके नॉर्थ और वेस्टर्न क्षेत्र को मध्य से लेकर एंड तक टारगेट किया गया है। इसके आगे तो पोलैंड जुड़ जाता है, तो पोलैंड ही बचा है। बाकी इन सब क्षेत्रों में इनके द्वारा हमले हो गए हैं। इनमें ईरान द्वारा बनी शाहिद मिसाइल भी, शाहिद जो ड्रोन है वो भी हमले के अंदर यूज किया गया है। बड़ी संख्या में उसका उपयोग हुआ, यानी ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन पर हमले में उपयोग में लिए जा रहे हैं। अब जब आप यहां तक हमला कर रहे हो तो इसका मतलब पोलैंड ज्यादा दूर नहीं बचा, तो पोलैंड वाले अपनी चिंता में गुजर रहे हैं। साथ ही साथ में कीव को तो आपने छेद दिया है, पूरी तरह से कीव के अंदर हमले ही हमले कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में कल रात और आज सुबह की तस्वीरें हैं जो बयान करती हैं कि बड़े लार्ज संख्या में ये हमले हुए हैं और उनका रिहायशी इलाकों के अंदर इंपैक्ट हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की सूचना है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अचानक यह हमला क्यों बढ़ा। जो सेशन में आज ही पहुंचे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इन महाशय ने 1 तारीख के दिन स्पाइडर वेब नाम से अपना एक ऑपरेशन किया था रशियन टेरिटरी के अंदर, और उस रशियन टेरिटरी में इन्होंने रूस के कुछ पर्टिकुलर एयरफील्ड्स को और वहां पर खड़े हुए फाइटर जेट्स को या फिर बॉम्ब गिराने वाले जहाजों को निशाना बनाया था। 5 एयरबेस को इन्होंने निशाना बनाया था और उसका परिणाम यह निकला कि इन क्षेत्रों में खड़े हुए जो भी बड़े इनके पास के फाइटर जेट्स, बॉम्बार्डमेंट के जो हवाई जहाज थे, उनको नुकसान पहुंचा था। उस नुकसान के बाद जेलेंस्की बहुत खुश हुए थे और इसको बड़ा ही ब्रिलियंट अटैक बताते हुए कहने लगे थे कि हमने 40 रशियन जेट्स को मार गिराया है। जेलेंस्की ने पूरी दुनिया में अपनी वाही इस बात पर कमाई थी कि हमने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। हमने अपने 1 साल 6 महीने की मेहनत में 9 दिन लगातार 1 साल 6 महीने 9 दिन लगकर रूस के अंदर इतना बड़ा हमला किया है जिससे रूस स्तब्ध रह गया है। यह घटना अंजाम दी गई थी 1 तारीख को, जानकारी लोगों के बीच 2 तारीख को आई। साथ ही साथ इन्होंने कर्च ब्रिज जो है जिससे कर्च को रूस से कनेक्ट किया जाता है उसको भी टारगेट किया था, इसकी सूचनाएं भी आ गई थी। इसके बाद में ट्रंप को लगने लगा था कि पुतिन बुरा वाला मारेंगे, लेकिन एक बार पूछ लेते हैं कि भैया मारने वाले कब हो। इन्होंने कहा कि जल्दी ही मारेंगे, तो ट्रंप ने जनता को बताया कि जल्दी ही मारने वाले हैं। कौन मारने वाला है? बोले पुतिन मारेंगे यूक्रेन को। इन्होंने जनता को अपनी तरफ से ये पूरी सूचना दे दी, जनता को सूचना दी, हमने आपको दी। इस तरह से हमने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको दी और ये जानकारी साझा करते हुए हमने बता दिया था कि एक बढ़िया कन्वर्सेशन इनका पुतिन से हुआ है, ट्रंप ने कहा, और उन्होंने कहा है कि बहुत स्ट्रांग हम अटैक करेंगे यूक्रेन के ऊपर। जानकारी सबको आई। इसी सेशन में मैंने आप लोगों से भी पूछा था कि बताइए कहां हमले हो सकते हैं। उसमें से आप में से बहुत सारे साथियों ने हमें अपने कमेंट में बताया था कि सर कीव पर हमला हो सकता है। कुछ लोगों ने डेट तक बताई थी कि 10 तारीख से पहले रूस बदला जरूर लेगा, यह बदला बहुत खतरनाक होगा, यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है, खतरनाक मिसाइल हमला हो सकता है। मतलब यह तो तय था। कुछ लोग न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गए थे कि हमारी जो ऑडियंस है वो इस बात से सहमत थी कि यूक्रेन से बदला जरूर लिया जाएगा। इस सेशन के कमेंट में जो आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी उन प्रतिक्रियाओं में से कुछ को मैं यहां पर लेकर आ गया हूं, जिसका सेंस जो डिराइव हो रहा था वो यही था कि रूस बदला लेगा और बदला लेते हुए कीव को निशाना बनाएगा, बड़ा हमला होगा, मिसाइलों से हमला किया जाएगा, बदला जरूर होगा। मतलब आप सबने अपनी तरफ से जो परसेप्शन निकाल कर दिया था वो दिखने भी लगा। सबसे पहले वो दिखाई दिया था 6 तारीख को और फिर दिखाई दिया 9 तारीख को। 9 तारीख को 479 ड्रोन की खबर बड़ी बनी क्योंकि इन्होंने जो कहा था वो किया, यानी कि ट्रंप खुद ये मानकर तैयार हो गए थे कि कुछ नहीं हो सकता, इन्हें रोकने के सारे प्रयास मेरे निष्फल रहे और इन्होंने बढ़िया से अपनी तरफ से हमले किए। जेलेंस्की खुद इस जानकारी को 6 तारीख को भी देने आए और 9 तारीख को भी देने आए। जब 6 तारीख को जानकारी देने आए तब बताया कि साहब हम पर 400 ड्रोन से हमला हुआ है। आज देने आए तो बताया 479 ड्रोन से हमला हुआ है।
ड्रोन से हमला हुआ तो आकर के फिर ये दुखी भी हुए कि देखिए निशाना बनाया गया है, हमें हमारी ट्रेन की पटरियों को तोड़ दिया गया है, जहां तहां पर हमारे नुकसान कर दिए गए हैं। और हमने आप लोगों को उस समय भी कहा था कि इनकी रेल पटरियों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि आज के समय पर फ्लाइट से ज्यादा यहां पर ट्रेन को सुरक्षित माना जा रहा है आवागमन के लिए। खुद यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए जेलेंस्की ट्रेन से पोलैंड की यात्रा करके फिर वहां से दुनिया भर में उड़ते हैं, पता चले हवा में ही इनकी फ्लाइट को मार गिराया जाए। ऐसे में हमने आपके सामने यह जानकारी साझा की थी। 6 तारीख के दिन जो आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया था वैसा हुआ भी, और उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग इनके मैक्सिमम क्षेत्रों में बम्बार्डमेंट हुआ, जिसमें से कीव को मेजरली रूस के द्वारा टारगेट किया गया। रूस ने अपने लोगों को यह बताने के लिए कि देखो हमला हम कर रहे हैं, यह केवल फेक न्यूज नहीं है, बाकायदा इन लोगों ने कैमरे लगाए और लाइव प्रसारण किया अपने यहां पर। यानी रूस में प्रसारण चल रहा था कि देखो कीव में ब्लास्ट हो रहा है, सूमी में ब्लास्ट हो रहा है, चेर्निहिव में ब्लास्ट हो रहा है, क्योंकि कई जगह के शहरों में लगे हुए जो कैमरे होते हैं उन कैमरों को इन्होंने हाईजैक कर लिया होगा, या फिर वहां पर साइबर तरीके से उनको अपनी तरफ से अपने कंट्रोल में ले लिया होगा साइबर अटैक से, और साइबर अटैक से उन कैमरों का एक्सेस ग्रैब करके रूस में यूट्यूब पर लाइव चलाया जा रहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव चलाया जा रहा था कि देखो कहां कहां पर कैसे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो लाइव फुटेज दिखाई जा रही थी रशियंस को। बाकायदा ईरानियन जो शाहेद जो ड्रोन है वो भी हमले के अंदर उपयोग में, मतलब इसने रूस ने यूक्रेन पर उसका इस्तेमाल किया था। जेलेंस्की ने अपने द्वारा इस बात को लोगों को बताया कि देखो साहब हमें बहुत बुरा मार रहे हैं, बहुत बुरा मार रहे हैं। लोगों को लगा कि चलो 6 तारीख को पिट लिए, अब नहीं मारा जाएगा। उस समय पर यह काफी ज्यादा सुर्खियां बड़ी होने लगी। लेकिन 6 तारीख से अगले ही दिन, मतलब आज की खबर जो आप सुन रहे हैं वो अब 9 तारीख की रात की खबर है। 10 तारीख को हम चर्चा में इसे ले रहे हैं। उस दिन से भी बड़ा हमला इन्होंने कल रात को कर दिया है, और कल रात का यह हमला फिर से एक सुर्खी बन गया है, जिसमें फिर से कीव और ओडिशा जैसे प्रमुख जगहों को टारगेट बनाया गया है। लार्ज स्केल पर ड्रोन अटैक हुए हैं, रूस के द्वारा यह हमले किए गए हैं। वायुसेना रूस की अपनी तरफ से अपने बयान दे रही है, यूक्रेन अपनी तरफ से बयान दे रहा है कि हमने रूस के मिग-31 और सुखोई को मार गिराया है। यह अपनी तरफ से लोगों को इंफॉर्म कर रहे हैं कि हमने साहब बढ़िया एयर डिफेंस किया, और हमारी एयर डिफेंस में रूस को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। चलो ये तो हो गया दोनों का अपना पक्ष। एक और पक्ष था, और वो क्या था? वेस्टर्न मीडिया में एक न्यूज चैनल चलता है DW, जर्मनी का, जैसे ब्रिटेन का BBC है ऐसे DW जर्मनी का है। इसने खबर कवर की और इसने लिखा रशिया ने क्लेम किया है कि वो एंट्री कर चुका है। ये जगह जो है ना निप्रोपेट्रोव्स्क करके जगह है, तो ये निप्रोपेट्रोव्स्क करके जो स्थान है इस पर रूस की एंट्री हो चुकी है। रशिया हैज नॉट मेड ए फॉर्मल टेरिटोरियल क्लेम ओवर निप्रोपेट्रोव्स्क अनलाइक 5 अदर यूक्रेनियन रीजन्स। मतलब इसने अभी तक ऑफिशियल इस बात की घोषणा नहीं की है जैसे और 5 क्षेत्रों की कर रखी है, लोहांस्क, डोनास्क, उन जो जगहों की घोषणा कर रखी है, वैसे इस जगह की घोषणा नहीं की है। अदरवाइज ये लोग ऑफिशियली इस क्षेत्र को कब्जा कर चुके हैं। कौन सा क्षेत्र है आइए मैप पर देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 क्षेत्रों पर तो ऑलरेडी ये कब्जा कर चुका है। कौन कब्जा कर चुका है? रशिया कब्जा कर चुका है। यह खबर तो आपको अब तक पता ही चल गई है। यहां पर क्रीमिया है, इसके बाद लोहांस्क, डोनास्क, डोनबास, ये वाले क्षेत्र हैं। इस वाले क्षेत्र को जो अब आपको येलो दिख रहा है, इस क्षेत्र को रूस ने कब्जे में ले लिया है। इस क्षेत्र का नाम निप्रोपेट्रोव्स्क रीजन है। यह खबर DW में, यह काफी इंपॉर्टेंट चैनल, मतलब उस क्षेत्र का काफी महत्वपूर्ण चैनल माना जाता है, और इन्होंने अपनी तरफ से इस बात को क्लेम करते हुए जानकारी दी कि साहब ऐसा कर चुके हैं ये लोग, और इन्होंने इस क्षेत्र को एज एन इंपॉर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में रिकॉग्नाइज करते हुए कब्जा किया है। आपको ध्यान होगा जब अमेरिका ने यूक्रेन के साथ डील की थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें ऑलरेडी इतना धन दे चुका हूं, इसके बदले तुम मेरे साथ मिनरल डील करो, तब हमने आपको मिनरल का नक्शा भी बताया था। यह कहा था कि यह क्षेत्र बहुत मिनरल रिच क्षेत्र है, बड़ी मात्रा में यहां खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में रूस भी इस क्षेत्र को चाहता है, अमेरिका भी इस क्षेत्र को चाहता है। इन लोगों ने जब अमेरिका से सहयोग प्राप्त करने की शुरुआत की, ये भाई साहब और थोड़ा आगे सरक करके बैठ गए, उस क्षेत्र को भी इन्होंने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, लगभग 10 लाख लोगों के आसपास यहां पर लोग निवास करते हैं, जिस क्षेत्र को ये अपने द्वारा फिलहाल कब्जे में ले चुके हैं। नंबर 1। अब एक और न्यूज तैर रही है, और वो क्या है?
यूक्रेन के अंदर नोवा रशिया नामक जगह बनाई जा रही है। नोवा रशिया बोले तो नया रशिया, और उस नए रशिया को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि अभी तो ये 5 क्षेत्र, लोहांस्क, डोनबास, जापोरिजिया, खैरसान और क्रीमिया, ये 5 क्षेत्र तो ऑफिशियली इनके पास हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क इनके पास में और है। ये जो खार्किव वाला क्षेत्र है, माइकोलाइव और ओडिशा वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर लगातार हमले चल रहे हैं। इनको शामिल करते हुए ये नए रशिया के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। एक इस तरह की रिपोर्ट काफी सर्कुलेट हो रही है जिसमें कहा जा रहा है, 5 जून की 2025 की यह रिपोर्ट है कि वर्ष 2026 के अंत तक यूक्रेन के लगभग आधे हिस्से पर रूस अपना ऑफिशियल क्लेम जाहिर कर देगा, दर्ज करा देगा कि यह पूरा क्षेत्र मेरे पास है। इसमें से ये जो निप्रो रिवर है, इसके पूर्व से और उत्तर का जो क्षेत्र है, यह एक प्रकार से उस नदी से जिसके ऊपर कीव बसा है, उसके एक तरफ का क्षेत्र रूस अपने पास रखेगा और दूसरा यूक्रेन को दे देगा। यानी कि नदी दो देशों के बीच की जो सीमा है उसे निर्धारित कर देगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह महाशय क्या कर रहे हैं? यह महाशय उकसा रहे हैं। यह सोच रहे हैं कि इस आदमी के भरोसे, जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, उसके भरोसे ये अमेरिका से लड़ लेंगे, रशिया से लड़ लेंगे। तो इनकी जो मतलब ख्वाहिश है वो पूरी कैसे होगी, ये तो खैर इनके दिमाग में कोई आइडिया होगा, क्योंकि लगातार अपने लोगों को ये मरवाते चले जा रहे हैं। पुतिन ने अपनी तरफ से इस बारे में इनको बता दिया था कि देखो मैं बदला लूंगा, ये पब्लिक में है। अब बदला लेने की कार्रवाई में उकसावे का काम ये कर दिए, क्योंकि जब आए थे शुरुआत में तो कहे थे कि इन लोगों के बीच में मैं सारी तरह से समझौता करा दूंगा। अब समझौता करा नहीं पाए, रूस बराबर इनसे हमले करके अपडेट लिए जा रहा है। जेलेंस्की अपनी तरफ से शरणागति में गए कि त्राहिमाम प्रभु बचाइए हमें, तब बचाने के लिए पहुंचे तो ऐसे में ट्रंप का बयान आ जाता है। ट्रंप अपनी तरफ से कहते हैं, अच्छा ये बयान हाईलाइट नहीं हुआ, ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं हुआ उसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा। असल में क्या हुआ, 4 तारीख के दिन पुतिन से इनकी बातचीत हुई, 5 तारीख के दिन इनसे मिलने चले आए थे जर्मनी के चांसलर, ट्रंप से मिलने चले आए। जर्मनी के चांसलर से ट्रंप अपनी बातचीत कर रहे थे, हमने भी वो बात ज्यादा कवर नहीं करी। क्यों नहीं करी? उस दिन ये मस्क से लड़कर बैठे थे, तो मस्क से जब इनकी फाइट चल रही थी तो पूरी मीडिया ट्रंप और मस्क की कहानियों पर चल रही थी। रशिया यूक्रेन उस समय चर्चा में ही नहीं था। मुद्दा यह हुआ कि दुनिया की मीडिया मस्क और ट्रंप पर इतना फोकस थी कि जब 5 तारीख के बाद 6 तारीख को यूक्रेन पर हमले हुए थे तो वो कवरेज में ही नहीं जा पा रहे थे। सोच रहे थे कि हां ठीक है, हो गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा बड़ा यह चल रहा था कि ट्रंप का मस्क या मस्क का ट्रंप क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो ज्यादा बड़ी खबर बनी हुई थी। एनीवे, उस दौरान इन माननीय ने यह भी पब्लिक में अनाउंस किया था कि देखो रशिया यूक्रेन के मामले पर मैंने अपनी एक थॉट बना ली है। बोले क्या बनाई है माननीय, बताइए। बोले जैसे कभी किसी पार्क में 2 बड़े बच्चे झगड़ा कर लें तो उन्हें शांत नहीं कराना चाहिए, उन्हें लड़ने देना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि जाओ और ढंग से लड़ लो एक बार के लिए। समटाइम्स यू आर बेटर ऑफ लेटिंग देम फाइट। तो प्रभु ये आपको अब क्यों चेता? आपने पूरे चुनाव प्रचार में एक ही लाइन कही थी, और लाइन यही थी कि मैं आते ही सीज फायर करा दूंगा। आपके सीज फायर के प्रयास विफल हो गए तो भारत पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट आप लेने भागे, क्योंकि आपको पता था कि भारत पाकिस्तान कहीं ना कहीं से आपसे थोड़ा लिहाज तो रख ही लेंगे, क्योंकि सबके अपने व्यापारिक हित है, जिसको आप बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि टैरिफ के चक्कर में, ट्रेड के चक्कर में मैंने ये काम करा दिया है। रशिया आपसे दबा नहीं, क्योंकि आप पहले ही उस पर इतने सैंक्शन लगा चुके हैं कि ऐसे में उसको आपसे कोई लालच दिखा नहीं। यूक्रेन आपके साथ पहले ही बिक चुका है तो वो आपसे कैसे ही मान लेगा। ऐसे में आपका ये जो बयान आना है कि अगर ये नहीं मान रहे हैं तो लड़ लेने दो, मैंने खूब समझा लिया, ये बिल्कुल वैसी वाली बात है जैसे आप भी अपने घर में कई बार देखते हैं किसी को समझा रहे हैं, वो नहीं मान रहा है तो आप भी शांत होकर बैठ जाते हैं कि चलो छोड़ भाई, लड़ लो एक बार, ढंग से लड़ लो। तो ये जो ढंग से लड़ने की इजाजत दे चुके हैं, जो हेडलाइन बन चुकी है, ये इन माननीय ने इन्हीं की प्रेजेंस में कही थी। तो उस दिन ये कह बहुत सारी बातें रहे थे, उनमें से बड़ी बात ये जो मैंने आपके सामने रखी है, और मस्क वाली बात भी यही कह गए थे कि मस्क के साथ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो भी बातें रही वो दुनिया में आई। तो ये भाई साहब अपनी बातें कहे, वो सुर्खियां बनी, लेकिन सुर्खियों में मस्क ज्यादा बड़ी सुर्खी थी। खैर, फिलहाल के लिए रशिया यूक्रेन दोनों समझ चुके हैं। यूक्रेन को भी समझ में आ गया कि अमेरिका हमें नहीं बचाएगा, और रूस को भी समझ में आ गया कि अब ये मान चुके हैं कि मैं मानने वाला नहीं हूं। ठीक है साहब, अपनी तरफ से ये सारे हथकंडे अपना चुके हैं, धमका चुके हैं कि मैं बहुत बुरा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।
कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ट्रंप ने अपनी पलटी मारी। इस बात से इनको तो निश्चित ही परेशानी होनी है कि एक तो बिठाकर आप बेइज्जत किए, कहे कि मैं सीज फायर कराना चाहता हूं, तुम चाह नहीं रहे हो, फिर मैं आपको अपना आधा देश बेच दिया, उसके बावजूद भी आप जो है मान नहीं रहे हो। तो इनके साथ में वाकई में मजाक करने वाले व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी मजाक ट्रंप कर दिए। इसी बीच में पोलैंड की टेंशन बढ़ी। पोलैंड ने कल जब ये हमले हुए तत्काल प्रभाव से पैनिक में अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको हवा में उड़ाया, और फाइटर जेट्स को उड़ा करके कि भैया देखो, अगर गलती से ये सीमा क्रॉस करके हमारे अंदर बम गिरा दिया रशिया, इसकी तरफ से तो मजाक हो जाएगा कि ओ माय गॉड, सो सॉरी, आपके बम, आपके क्षेत्र में बम चला गया था क्या? मैं तो यूक्रेन को अंत तक मार रहा था, लेकिन ये क्रॉस करके आप में चला गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो ये भाई साहब जो हैं खुद अपनी तरफ से हवाई जहाज उड़ा उड़ा करके धमकाए लगे थे कि देखो, अगर आप हम पर हमला किए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। खैर, इस बीच में पोलैंड ने अपनी प्रैक्टिस बढ़िया कर ली। साथ ही साथ नाटो चीफ के द्वारा भी यह धमकी दी गई कि अगर रूस ने बाल्टिक रीजन में किसी देश पर हमला किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, नाटो के साथ तो वैसे भी चोट हो रखी है ट्रंप की, वो पहले ही इनको धमकी दे रखे हैं कि तुम्हारे साथ हम युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये नाटो कंट्रीज कुल मिलाकर के एक तरह से बॉर्डर लाइन लेकर चल रहे हैं कि बाल्टिक रीजन में अगर इसने हमला किया तो हम सब एकजुट होकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। तो ऐसे में अब टेंशन यह होने लगी कि साहब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर रूस की निगाहें हैं कि वो नाटो कंट्री भी हो और उसको कब्जा भी किया जा सके। सबकी लिस्ट निकली, पर्चियां खुली तो एक अमेरिकी पूर्व जासूस हैं, उनकी चर्चा निकल कर आई कि उनका कहना है कि देखो, बाल्टिक रीजन के अंदर 3 बड़े देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं। कभी ये सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। देखो, ये बाल्टिक समुद्र कहलाता है और इसके साथ में ये 3 देश हैं, ये रहे। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो बोले सबसे पहले ज्यादा चांसेस जो है ना वो लिथुआनिया के हैं जिसके ऊपर रूस कब्जा करेगा। सबने अपनी अपनी तरफ से चर्चाओं का आंसर दिया। बोले कैसे आपको लगता है कि ये इस पर करेगा? बोले देखो, यूक्रेन पर तो आधा हिस्सा इसके कब्जे में आ ही गया, तो ब्लैक सी हो गया और सी ऑफ अजोव इसके कब्जे में आ चुका है। इसके साथ साथ बेलारूस, तो मतलब ये समझो कि एक्सटेंडेड सोवियत रूस ही है। वो तो मर्ज करने की अगर कल बात करें तो लुकाशेंको जाकर पुतिन के साथ हैंडशेक कर ही लेंगे। तो बचा कौन? बोले लिथुआनिया बचा। ये भी कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। इसके जस्ट बगल में यहां पर ना एक जगह है, उसका नाम है लेनिनग्राड। वो असल में अभी भी रूस का ही हिस्सा है बाल्टिक सी के अंदर। वहां पर ये न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करके एनी टाइम रखता है। भले ही इसकी कनेक्टिविटी ना रहे, लेकिन फिर भी लिथुआनिया से होकर के ट्रेन जाती है लेनिनग्राड तक, और यहां पर बढ़िया इनके बीच में कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो बोले अगला हमला लिथुआनिया पर है। लिथुआनिया इज्जत बचाकर नाटो में शामिल हुआ था, तो इनका मानना है कि लिथुआनिया तो मजबूरी है रूस के लिए लेना, ताकि लेनिनग्राड से सीधा उसका बाल्टिक सी के अंदर एंट्री हो पाए। क्योंकि अभी जो ये वाला क्षेत्र है ना, बहुत ही छोटा इसको एंट्री मिलता है इसमें बाल्टिक सी के अंदर रशिया को। तो इस क्षेत्र में रूस का इस यूरोपियन सी के अंदर एंट्री के लिए बहुत ज्यादा काम का देश रहने वाला है, उसका नाम है लिथुआनिया। अगर इसे इन क्षेत्रों में आना है, मतलब किस क्षेत्र में, ब्लैक सी वाले क्षेत्र में आना है, तो उसने यूक्रेन पर कब्जा करके जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है उससे ब्लैक सी में बढ़िया एंट्री उसको मिल गई है। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के लिथुआनिया अगला टारगेट है। तो लिथुआनिया की टेंशन बढ़ रही है, इसलिए खबर बन रही है कि 2029 तक नाटो कंट्री के ऊपर यह हमला कर सकते हैं। और इसके लिए जर्मनी टेंशन में है कि भैया सेना बढ़ा लो, अगर हम पर हमला हुआ तो बचेंगे कैसे? नाटो को तो एकजुट रहना है। क्या पुतिन पर यह विश्वास किया जा सकता है कि लिथुआनिया पर हमला करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से 1991 से खार खाए बैठे हुए हैं। 1991 तक यूएसएसआर एक ही देश हुआ करता था। 1991 में टूटने के बाद 15 देश बने। उन 15 देशों में से ये यूक्रेन भी है, तो बेलारूस भी है, तो